हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 अक्टूबर और आज की दिन की वीडियो में हम लोग आज के दिन के डिटेल करंट अफेयर को तो पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके यहाँ आज है, जिनके यहाँ कल है, उनको कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कल के रिविजन की, उसके बाद आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया गया। और इसके अलावा यूनेस्को ने कहा है कि चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय शुरू करेगा स्पेन में। उत्तर प्रदेश में एनएसजी का 7वां हब स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। और यूपीआई उपयोग की तीव्रता में सबसे तेज पर रहा है तेलंगाना। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई है। लेटेस्ट रैंक है भारत की 85वीं, पिछली बार 77 पर था भारत। टॉप पर सिंगापुर है। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है डैन कैड्स को, गीता गोपीनाथ की जगह पर आए हैं। और 11वीं एशियाई एथलेटिक्स एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। कुल 54 पदक जीते हैं चाइना ने, भारत के 13 मेडल रहे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन को लेकर के विवाद हुआ है, डूरंड लाइन पर, और आज भी अभी एयर स्ट्राइक हुई है। अभी मैं उस पर आपको वीडियो दूंगा। और गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे रवि नायक का निधन हो गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना, धनतेरस और दिवाली के अवसर पर आप लोग को एमजेटी एजुकेशन के द्वारा भी हैवी डिस्काउंट दिया गया है, जिसके तहत दिवाली धमाका ऑफर के तहत आप हमारे जीएस सफलता बैच इसको मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे बैच हैं जिन पर 84% का डिस्काउंट है। जैसे संकल्प बैच आपको आज के दिन पर मात्र 99 रुपये में मिल रहा है। संकल्प बैच 2025 के तहत आपको स्टैटिक और करंट अफेयर पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जाता है, मतलब आप समझो ई बुक से भी सस्ता, साल भर की ई बुक से। तो ये आपको मिलेगा। ये वीडियो कोर्सेज हैं, तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर वीडियो कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो। कूपन कोड में आपको दिवाली यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही आप ई बुक्स भी ले सकते हो, उस पर भी 70% तक के डिस्काउंट है। पीडीएफ डेली करंट अफेयर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान शिपयार्ड्स को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड इन विशाखापत्तनम ग्रांटेड एज मिनी रत्ना स्टेटस ऑफ कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस। देखो, भारत सरकार के स्वामित्व वाली जो कंपनियां होती हैं उनमें कौन कितनी परफॉर्मेंस दे रही है, इसके आधार पर कैटेगरीज बनाई गई हैं। 4 मुख्यतः कैटेगरी हैं जो सरकारी या कहीं पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग होती हैं, पीएसयूज। उनमें जो सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती है वो महारत्न कहलाती है। उसके बाद नंबर आता है नवरत्न का, फिर उसके बाद मिनी रत्न कैटेगरी ए, मिनी रत्न कैटेगरी बी का, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की लिस्ट में अगर दिखाऊं आपको, यहाँ पर शो हो रही होगी, टोटल 14 कंपनियां हैं महारत्न वर्तमान में। इसके बाद नवरत्न का नंबर आता है, तो 26 नवरत्न कंपनियां हैं। सभी को अब आपको नहीं याद रखना है ना, सिर्फ आपको ये याद रखना है संख्या कितनी महारत्न कंपनियां अभी वर्तमान में है, ठीक है। और बाकी मिनी रत्न कैटेगरी ए, मिनी रत्न कैटेगरी बी में तो बहुत सारी ऐड होती रहती हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अलावा और भी कंपनियों को लिस्ट किया गया है, जैसे म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड हुआ, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हुआ, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड हुआ, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हुआ या ग्रिड इंडिया हुआ, इन सबको भी ऐड किया गया है, ठीक है, मिनी रत्न के अंतर्गत। तो सबसे पुरानी शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और इसको अब मिनी रत्न में ऐड कर लिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये याद रखना, ये पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं। ये हेडक्वार्टर्ड है विशाखापत्तनम में। 1941 में ये बनी थी और स्थापित हुई थी, और संस्थापक इसके थे बालचंद हीराचंद जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 हुआ? तो देखो, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो होता है ना, ये हर बार होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, याद रखना। इंडोनेशिया और इंडिया करते हैं समुद्र शक्ति, और ये नेवल एक्सरसाइज होता है। भारत की नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में एक्सरसाइज होता है। इस बार ये आयोजित हुआ विशाखापत्तनम में, यानी इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा था। 14 तारीख से 17 अक्टूबर तक हुआ। 5वां संस्करण था, 2018 से शुरू किया गया है। क्लियर? अब ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, तो इंडोनेशिया को देखो मैप में, तो देखिए जैसे वर्ल्ड मैप में साउथ एशिया में अगर आप आओगे तो वहाँ पर जैसे दिखेगा आपको, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इंडोनेशिया की तरफ जाओगे ना, तो इंडोनेशिया आपको ये मलेशिया के बाद दिखेगा। ये जो कंट्री है ना, ये है इंडोनेशिया। मैं रेड कलर में करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ये कंट्री, ये आपका इंडोनेशिया ही पड़ता है। ये यहाँ से जितने भी छोटे मोटे द्वीप आ रहे हैं ना, सब इसके तहत आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो कंट्री है, ये जो आपका पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका
मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों याद रखना, बीच में यहीं पर सिंगापुर पड़ जाता है। इसकी राजधानी जकार्ता होती थी, लेकिन अभी जकार्ता को चेंज कर दिया गया है, पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर इसकी राजधानी बना दिया गया है, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे आस्त्र हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। 10वीं नाट पोलरेक्स ये भारतीय तटरक्षक बलों ने किया है। कोंकण एक्सरसाइज भारत यूके के बीच में। ड्रोन कवच भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। फ्रीडम एज ये अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच में हुआ। जापाद ये भारत रूस के बीच में। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। युद्ध कौशल भारतीय सेना और बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ। अगला, भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया? तो भारत एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है और इसे फिर से नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। इससे पहले भी भारत था। देखिए, इंडिया इलेक्टेड यूएन ह्यूमैनिटेरियन राइट काउंसिल फॉर 7th टाइम, 7वीं बार भारत को नियुक्त किया गया है और ये 3 वर्षों के लिए, यानी 2026 से 2028 तक, 2026, 2027 और 2028 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब इससे पहले भी जो भारत ने नियुक्त जब भारत था, जैसे 2022 से 2024 तक के लिए था भारत, 2022, 2023, 2024 3 वर्ष के लिए। फिर 2025 में भारत ने गैपिंग ली, 2025 के इस साल भारत नहीं है सदस्य। फिर उसके बाद अगली बार के लिए फिर से निर्वाचित कर दिया गया है यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी और 47 सदस्य देश इसके वर्तमान में हैं। बाकी आप जानते हो, दिवाली धमाका ऑफर के तहत आपको दिवाली कूपन कोड यूज करना है, DIWALI, जिसके तहत आपको 84% के डिस्काउंट वीडियो कोर्सेज पर और 70% के डिस्काउंट हमारी ई बुक्स पर मिल रहे हैं। ई बुक की रेट लिस्ट ये है, तो आप दिवाली कूपन कोड यूज करके इस पर ले सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ये व्हाट्सएप का नंबर है। अगर मान लीजिए MZT ऐप आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित नक्सल जिलों की संख्या 6 से घट करके कितनी हो गई है? भारत में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे, नक्सल प्रभावित जिले थे, वो संख्या अब घट गई है। उनमें से अब संख्या 6 में से घट करके 3 हो गई है। अब तक 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे नक्सल से, लेकिन अब संख्या घटी है। पिछले दिनों में बहुत सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया है और वो अब मुख्य धारा से जुड़े हैं। महाराष्ट्र के एरिया में भी या बहुत सारे एरिया में भी नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अब जो ये 3 जिले बाकी हैं ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलवादी रहते हैं, नक्सली रहते हैं, उनमें है छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। ये 3 जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं अभी भी। ये बहुत खतरनाक एरिया भी हैं। आप देखते हो सुकमा में कई बार CRPF कैंप वगैरह पर CRPF पर अटैक भी हो जाता है। खैर, 18 थी पहले संख्या, अब ये घट करके 11 हो गई है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की। तो लक्ष्य है सरकार का कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खतरे को पूरी तरीके से खत्म करना। 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार ने टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, तो और अमित शाह जी इस पर कई बार लगातार बयान भी देते रहते हैं क्योंकि गृह मंत्री हैं वो। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने? इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी तो ये बन गए हैं साथियों, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी आप जानते हो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये अर्जेंटीना को अभी वर्ल्ड कप भी जिताए थे अपनी कप्तानी में। 2022 वाला वर्ल्ड कप फीफा वाला जो था, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं। असिस्ट क्या है फुटबॉल में? तो फुटबॉल में असिस्ट वो होता है जैसे कि आप किसी को पास किए बॉल और जिसको पास किए वो तुरंत ही उसी पास से वो गोल कर दिया। एक तो होता है खुद गोल करना, उस मामले में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे आगे हैं इंटरनेशनल गोल के मामले में, दूसरे नंबर पर ये हैं सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में। एक होता है असिस्ट करना, मतलब कि हमने दूसरे को बॉल दी और वो मार दिया, उसने गोल कर दिया, तो इस मामले को कहते हैं असिस्ट करने वाला खिलाड़ी। तो इस मामले में भी ये टॉप पर आ गए हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। देखिए, लियोनेल मेसी 60 बार असिस्ट किए हुए हैं, नेमार जूनियर 58 असिस्ट और लैंडन डोनोवन 58 असिस्ट के साथ तीसरे पर हैं। ठीक है, तो ये 8 बार के बैलन डी ओर पुरस्कार विजेता भी हैं। मैंने आपको बताया है बैलन डी ओर पुरस्कार साल भर का सबसे बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड होता है। जैसे एताना बोनामती इस बार महिलाओं में बनी हुई हैं। पुरुषों को कौन बना है कमेंट करके बताइए। लगातार 4 बार बैलन डी ओर जीतने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी हैं। महिलाओं में लगातार 3 बार एताना बोनामती ने जीता है इस बार, है ना। तो 2009, 10, 11, 12 में लगातार 4 बार ये जीते थे। तो मैंने बाकी आपको सब बता ही दिया। अर्जेंटीना तो अभी आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अमेरिका ने किस देश को उसके आर्थिक संकट से उबारने के लिए $20 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो अमेरिका
आर्थिक संकट से उबारने के लिए अर्जेंटीना को $20 बिलियन का असिस्टेंस देने की घोषणा की है। आप देख रहे हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कितने देशों को खुद बर्बाद कर रहा है बंदा, लेकिन कितने देशों को खुद ही इतना बड़ा बड़ा पैकेज भी दे रहा है उसको चलाने के लिए। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, इनका पिछलग्गू होना चाहिए। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का भाई कहा जाता है, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का ही समझो हमशक्ल कहा जाता है एक प्रकार से। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही, क्योंकि ये भी सोचते हैं ऐसे ही ये भी करते हैं। जेवियर माइली जब प्रेसिडेंट बने थे उसी टाइम पर आपको याद होगा, अगर आप डेली फॉलो करते होगे, तो मैंने बताया था कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जब सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब ये जब बने प्रेसिडेंट, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं शामिल होंगे। ऐसे ही सऊदी अरब भी मना कर दिया था कि हम नहीं शामिल होंगे ब्रिक्स में, वरना आज ये दोनों देश ब्रिक्स का हिस्सा होते। और शायद यही है कि अगर ये ब्रिक्स का हिस्सा होते तो अमेरिका इनको असिस्टेंस ना देता यहाँ पर। और अर्जेंटीना ही वही देश है जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ की करेंसी बिल्कुल डूब गई थी एक टाइम पर। अभी 1-2 साल की पहले की ही बात है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। उसी बीच जब अर्जेंटीना में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता गया तो फिर उसका खूब बढ़िया से सेलिब्रेशन भी हुआ, तो थोड़ा सा जनता में राहत भी आई थी, नहीं तो जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त थी वहाँ की। उसी टाइम पर सत्ता परिवर्तन हुआ था और ये आए थे। तो अब देखिए इनको $20 बिलियन का मिल गया है असिस्टेंस, मदद मिल गई है अमेरिका से, ठीक है। तो आर्थिक संकट से जिससे ये उबर सके, बढ़ते मुद्रा संकट और गिरते निवेशक विश्वास की दर को कम करने में मदद करेगा। तो ये सहायता करेंसी स्वैप लाइन के माध्यम से इन्होंने की हुई है। अमेरिका अर्जेंटीना के स्थानीय मुद्रा पेसो के बदले में $US प्रदान करता है। यहाँ की मुद्रा होती है पेसो, याद रखना, पूछा जाता है। ब्यूनस आयर्स राजधानी है, जेवियर माइली इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मुद्रा इसकी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे याद रखना। वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो ये यूएसए है, ठीक है, यूएसए है। और इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको ये देश दिखेगा अर्जेंटीना, ये जो कंट्री है ना, यही अर्जेंटीना है, क्लियर। ऊपर ब्राज़ील है, तो इसी अर्जेंटीना की बात हो रही है। अगला, अक्टूबर 2025 में हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए? तो हर्ष संघवी बन गए हैं गुजरात के नए डिप्टी सीएम। अभी गुजरात में काफ़ी राजनीतिक उठापटक हुई। गुजरात में जब वहाँ के सीएम ने अनाउंस किया कि हम जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करेंगे और कई सारे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, ये सुनना था कि पता लगा कि पूरे जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, मुख्यमंत्री को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया। सोचो कि सरकार में है, सरकार के केवल मुखिया ही बचे, बाकी जितने भी उसके मंत्री थे सब इस्तीफा दे दिए एक साथ ही। खैर उसके बाद फिर नए स्तर पर से दोबारा बनाए गए और 19 नए मंत्री बनाए गए 26 में, है ना। तो उसमें हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये डिप्टी सीएम बने हैं गुजरात के 17 अक्टूबर को। राज्य के गृह राज्य मंत्री के रूप में भी ये कार्यरत थे अभी तक। तो माजूरा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। राज्य के सबसे युवा व्यक्ति भी हैं इस पद को संभालने वाले, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र नारायण भाई पटेल। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, 19 नए चेहरे हैं, बाकी तो 7 तो पुराने ही रिपीट हुए हैं। बाकी गुजरात को अगर देखना चाहोगे तो राजधानी गांधीनगर, गुजरात आपको दिखेगा यहाँ पर मैप में, ये रहा गुजरात। मैंने आपको कोस्टल बॉर्डर के बारे में उस दिन बताया था, सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर गुजरात का है। दूसरे नंबर पर अब तमिलनाडु का कोस्टल बॉर्डर पहुँच गया है, इसको याद कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पर अब आंध्र प्रदेश का कोस्टल बॉर्डर है, पीछे कर दिया है तमिलनाडु ने, ठीक है। फर्स्ट पर कोस्टल बॉर्डर सबसे ज़्यादा गुजरात का अभी भी है। बीजेपी पार्टी से भूपेंद्र नारायण भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत को आप जानते हो, इसके साथ साथ गुजरात के तो हैं ही राज्यपाल, साथ साथ महाराष्ट्र का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, वो अब बन गए हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज इनको महाराष्ट्र का भी है, मिला है। हमीरसर झील है, कांकरिया झील है, नरसरोवर है, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क यहाँ पर है। गिर नेशनल पार्क आप जानते हो सबसे ज़्यादा फेमस है एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में ही। वंशधर नेशनल पार्क है, नल सरोवर है और कृष्ण मृग पक्षी अभ्यारण्य है। गरबा, डांडिया, रासलीला ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य वगैरह हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 33, विधानसभा में सीटें 182, 26 लोकसभा में और 11 यहाँ से जाती है राज्यसभा में सीटें, क्लियर। ये कुछ और नियुक्तियाँ हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, रिवीजन भी करेंगे हम लोग। तो देखिए गुजरात के डिप्टी सीएम तो हर्ष संघवी बने हैं। डैन कैट्स IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक बने हैं। अनंत गोयनका इस साल के लिए फिक्की के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष बने हैं। सोनाली सेन गुप्ता RBI की नई डिप्टी निदेशक बनी हैं, डायरेक्टर। खालिद अल एनानी, ये याद रखना, यूनेस्को के नए महानिदेशक हैं। आशीष पांडे UBI के
ये एमडी सीईओ, कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स एनसीसी के महानिदेशक, प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के, और प्रवीण कुमार आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। अगला, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इसके प्रजाति अस्तित्व आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है। विवेक मेनन बनाए गए हैं IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग के अध्यक्ष। अभी IUCN के बारे में मैंने आपको बताया, पिछले दिनों में कई अपडेट्स आए हैं इसको लेकर के, है ना, क्योंकि अभी अबू धाबी में इसको लेकर के एक संरक्षण सम्मेलन हुआ था। तो खैर, यहाँ पर देखिए, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन जो है ये बिकम द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीसीज। ये पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी बन गए हैं इसको चेयर करने वाले, ठीक है, इसके सर्वाइवल कमेटी का। तो विवेक मेनन का नाम याद रखना है और प्रजाति अस्तित्व आयोग के अध्यक्ष बने हैं, पहले एशियाई व्यक्ति हैं। ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं, 1998 में स्थापित किए थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियन मैमल्स, ये बेस्ट सेलर रही है। मैंने आपको पिछले साल इस पुस्तक को बताया भी था। पिछले साल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, इंडियन मैमल्स इनकी पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बाकी ये चीज़ आप जानते हो, 2001 में इनको रफर्ड पुरस्कार भी मिल चुका है और क्लार्क R बाविन पुरस्कार भी पाए हुए हैं, मतलब काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। अगला, सितंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ICC आप जानते हो हर महीने के लिए विमेन प्लेयर और मेंस प्लेयर का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। तो विमेंस प्लेयर का पूछा गया है, स्मृति मंधाना जो है विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीती हैं और मेंस का अभिषेक शर्मा जीते हैं। तो विमेंस और मेंस दोनों ही भारत के नाम इस बार भी आया हुआ है ना। तो अभिषेक शर्मा आप जानते हो एशिया क्रिकेट कप जब अभी हुआ तो उसमें धमाल मचाए ही थे, मैन ऑफ द सीरीज भी बने हुए थे, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। स्मृति मंधाना जो है ये भी महिलाओं के लिए बनी हुई हैं। इन्होंने भी अभी 5000 रन अपने कंप्लीट किए थे, सबसे तेज शतक भी लगाया था। विमेंस वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उसमें, है ना। तो ये दोनों की सितंबर महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी सितंबर के लिए इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोनों को दिया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की अवार्ड की शुरुआत 2021 से हुई थी, जनवरी से। बाकी ICC के बारे में आप जानते हो, अध्यक्ष इसके जयशाह हैं, 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में राव बाला सरस्वती देवी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इनमें से क्या थी? तो राव बाला सरस्वती देवी ये गायिका थी और अभिनेत्री भी थी। तो उपरोक्त दोनों आपका सही होगा। ये 97 एज की में ये पास अवे हो गई हैं और तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका इनको कहा जाता है, तेलुगु इंडस्ट्री का। तो पहली ये प्लेबैक सिंगर थी। ऑल इंडिया रेडियो पर सुगम संगीत प्रस्तुत करने वाली भी ये पहली कलाकार भी थी। तो ये भी याद रखना, ये 2 पॉइंट इनसे इंपॉर्टेंट है। तो 1943 की फिल्म भाग्यलक्ष्मी में इन्होंने पार्श्व गायन की शुरुआत की थी और YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2023 में भी। तो इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर। पिछले दिनों में और जो लोग हैं पर्सनालिटीज जिसका निधन हुआ है उनका रिवीजन, जैसे रवि नाइक का निधन हुआ, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जीजी पारेख राजनीतिक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा प्रमुख गायक थे। SL भैरप्पा ये प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार थे। हेराल्ड डेनिस रिटायर्ड ICC अंपायर। DT लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। TN मनोहरन IDBI बैंक के चेयरमैन। सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल। तो इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। क्लियर। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। ऑफर का फायदा उठाइए दिवाली कूपन कोड यूज करके। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एड्स का वायरस HIV किसके माध्यम से फैलता है? तो संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 31 दिसंबर 2023 को। और ये समाप्त कब हो रहा है? नवंबर 2025 को, 31 नवंबर को। ठीक है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रवि नायक कितने बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे? ये आपको आज बताना है। दूसरा, UPI की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर ले जाएंगे। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पटाखे फोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।